अब हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी अबाउट स्टेफाइलोकोकस, अब हम बात करें अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस। दोनों के जो हमने सिमिलर पॉइंट्स बताए थे वो यही थे कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पॉर फॉर्मिंग होते हैं, और दोनों के दोनों आपके पास ग्राम जो है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। और एक डिफरेंस ये था कि जो स्टेफिलोकोकस था वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में होता है, और जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना, ये आपके पास चेन्स या पेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आपके पास आके जो आपके पास स्टेफाइलोकोकस था वो कैटलिस्ट पॉजिटिव एंजाइम जो था ना बैक्टीरिया था, बट आपके पास जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है दे आर कैटलेज नेगेटिव। तो ये मेन पॉइंट आ गया इनके रेफरेंस का कि आपके पास स्टेफिलोकोकस जो थे वो कैटलेज पॉजिटिव थे, बट आपके पास यहाँ पे जो है स्टेफाइलोकोकस इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस इट इज़ कैटलेज नेगेटिव एंजाइम, ठीक है। ये बात होगी। अब इसके डिफरेंट जो है वो आगे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इसके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो उस ग्रुप्स के लिए सबसे पहले हम ना इस टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखो, इस टेबल के 4 हेडिंग। सबसे पहले हमें स्पीशी के बारे में बताना है, उसके लेंस फील्ड ग्रुप के बारे में बताना है, उसके टिपिकल हिमोलिसिस के बारे में बताना है, उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स बताने हैं। किन किन चीज़ों के बारे में बताना है? सबसे पहले हमें स्पीशी के बारे में बताना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख भी लें स्पीशीज़, ठीक है, उनकी लेंस फील्ड ग्रुप बताओगे, फिर उनकी टिपिकल हिमोलिसिस के बारे में बताओगे, एंड देन लास्टली देयर डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब देखो यहाँ पे कितनी स्पीशीज़ हैं, 6 टाइप्स हैं आपके पास। पायोजेनिस, एगलेक्ट्री, फिकैलिस, बोविस, नमूनी एंड वेरिडेंस ग्रुप। या तो आपने ऑब्वियसली खुद ही करना है, जैसे इनके नाम को जो है ना बार बार लेके आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, एगलेक्ट्री है, फिकैलिस है, बोविस है, नमूनी है, वेरिडेंस होता है। अब इनमें देखो आपके पास जो पायोजेनिस और एगलेक्ट्री होती है ना, इनके लेंसफिल ग्रुप देखो। पायोजेनिस का लेंथ ग्रुप ए है में कंसिडर होता है, जो ग्रुप बी है उसमें एगलेक्टी आता है, और ग्रुप डी में बोविस भी आता है और फिकैलिस भी आता है। फिर नॉट अवेलेबल वाला आपके पास जो ग्रुप है ना कि इनके लिए कोई लैंस फील्ड ग्रुप अवेलेबल नॉट एप्लीकेबल, वो एस नमोनी आता है, एंड वेरिडेंस ग्रुप होता है नॉट एप्लीकेबल। तो ग्रुप ए की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जहन में चाहिए कि हम पायोजेनिस की बात करें, ग्रुप बी की एगलेक्टी की बात करें, डी में जब आएंगे तो हम फिकैलिस और बोविस की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास नॉट अवेलेबल में है आपके नमोनी एंड वेरिडेंस ग्रुप आता है। अब हेमोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। जो पायोजेनिस एगलेक्टी दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों बीटा हेमोलिटिक होते हैं, मतलब 2-2 का गैप आ रहा है, 2-2 ठीक है। दोनों के बीटा हेमोलिटिक हैं आपके पास। ई फिकैलिस और बोविस आपके पास ये अल्फा भी हैं या बीटा भी हो सकते हैं, ये नन, ठीक है। या तो अल्फा हेमोलिटिक होंगे या बीटा होंगे या नन। नमूनिया वेरिडेंस ग्रुप के बारे में बात करें तो अल्फा हेमोलिटिक होता है, तो पहले 2 बीटा, आखिरी 2 अल्फा, सेंटर वाले अल्फा बीटा या नन। अब डायग्नोस्टिक फीचर्स इनके देखो, डायग्नोस्टिक फीचर्स ये हैं कि आपके पास जो एस पायोजेनिस होता है ना, इसके डायग्नोस्टिक फीचर ये होता है कि जब इसको ग्रो करवाते हैं तो बेसिट्रेसिन जो एक होता है ना, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है ये। तो जहाँ पे बेसिट्रेसिन इसके हम ग्रोथ प्लेट में डाल देंगे वहाँ पे इसकी ग्रोथ रजिस्ट हो जाएगी। एगलेक्टी के बारे में बताया तो वो बेसिट्रेसिन जो सेंसिटिव है वो रेजिस्टेंट है, वो आपके पास हिप्यूरेट की हाइड्रोलिसिस करवा देता है। एगलेक्टी हिप्यूरेट की हाइड्रोलिसिस करवा देगा। देन आपके पास ई फिकैलिस और बोविस का क्या डिफरेंस होगा कि आपके पास जो ई फिकैलिस होगा ना वो 6.5% सलाइन में ग्रो कर जाएगा, बट आपके पास बोविस ग्रो नहीं करेगा। ये जगह नमोनी के बारे में अभी बताएंगे कि बाइल सोल्यूबल होता है, एंड देन आपके पास एक ऑप्टोकिन एक सब्सटेंस है उसको से ही इनहिबिट हो जाता है। बाइल सोल्यूबल भी है और आपके पास इनहिबिटेड बाय ऑप्टोकिन। देखो बाइल सोल्यूबल इनहिबिट बाय, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वेरिडेंट ग्रुप आ जाता है जो नॉट बाइल सोल्यूबल है, नॉट इनहिबिटेड बाय ऑप्टोकिन। अब आपके पास जो वेरिडेंस ग्रुप में क्या क्या आ जाता है, वेरिडेंस ग्रुप के फर्दर 8 फर्दर की जो नेम्स हैं, एस सैंग्विनिस, एस म्यूटेंस, एस मिटेस, एस गोडोनी, फिर आ जाता है एस सेलिवेरियस, एंजिनोसस, मिलेरी एंड इंटरमीडियस, ठीक है। ये तो हमने बात कर दी अबाउट इसके मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए थे। अब इसके बाद आ जाता है कि आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो आपके पास जो स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में हम बताया ना कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होता है। अब हमने सबसे पहले इनको बता दिया कि उनके लेंसफिल ग्रुप क्या है, हिमोलिसिस क्या है, डायग्नोस्टिक फीचर्स। अब हमने बात करनी है कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है, उसका लीडिंग बैक्टीरियल जो हमारे पास जो क्या ऐसी बीमारी है जो लीडिंग हमें पता चलेगा कि पायोजेनिस ही कोज कर रहा है। तो पायोजेनिस ने हमें कोज करना है फेरेंजाइटिस। ये देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ये तो टेबल हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एस पायोजेनिस है, इसने हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें कॉज करनी है। एस पायोजेनिस फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, इम्पैटिगो,
नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो आपके पास जब भी ये वाली कंडीशंस होंगी तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, एस्पार्जिनिस पे। ये फेरेंजाइटिस, देखो पी फॉर पार्जिनिस है, पी फॉर फेरेंजाइटिस, ठीक है। फेरेंजाइटिस कोज करेगा, सेलोडाइटिस कोज करेगा, इम्पैटिको कोज करेगा, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हम फ्लैश ईटिंग जो उसकी ना प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके बाद ये था आपके पास जो रिमेटिक फीवर होता है ना, पायरजेनिस ने अब कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी बॉडी में कॉज करने होते हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है कि रिमेटिक फीवर भी पायरजेनिस का रहा है, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लिखा मैंने, ये भी आपके पास पायरजेनिस ही कॉज करता है। ये तो ग्रुप ए, हम पायरजेनिस क्या था आपके पास, ग्रुप ए बैक्टीरिया था ना, वो डन हो गया। अब हम जाएंगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी के बैक्टीरिया हमें क्या कॉज करते हैं। ग्रुप बी में कौन सा आ गया था, एगालेक्टी, ये भी बीटा हेमोलिटिक था, ठीक है। अब इसने आपके पास सेप्सिस करवानी है प्लस मेनिंजाइटिस करवाना है इन न्यूबॉर्न्स, मेनिंजाइटिस, ठीक है, इन न्यूबॉर्न्स। तो न्यूबॉर्न्स में जो सेप्सिस होती है या मेनिंजाइटिस होता है, उसके पीछे कौन सा बैक्टीरिया होता है आपके पास, ये वाला ग्रुप बी जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, एगालेक्टी। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास एंटेराकोकस की, हमने फिकैलिस की बात की तो बोविस की बात की थी। जो आपके पास फिकैलिस होता है ना, अब देखो फिकैलिस किस ग्रुप में आता है, ग्रुप डी में आता है। इस फिकैलिस ने आपके पास करना है, इसके ऊपर नाम लिख लेते हैं, फिकैलिस एंडोकार्डाइटिस प्लस यूटीआई। तो आपके पास जो फिकैलिस है वो हॉस्पिटल अक्वायर्ड, यूटीआई भी कौन से होते हैं, हॉस्पिटल अक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस करवा देगा, प्लस आपके पास एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास विरिडियंस ग्रुप। अब विरिडियंस ग्रुप मोस्ट कॉमनली जो एक ही चीज़ करवानी है वो है एंडोकार्डाइटिस। विरिडियंस ग्रुप ने आपके पास करवाना है एंडोकार्डाइटिस। मतलब आपके पास जो बोविस बचा ना, बोविस का एक और नाम है हमारे पास, जो आपके पास एस बोविस बचा है, बोविस को गैलोलिटिकस भी कहते हैं। इसने भी अनकॉमनली क्या करवाना है, एंडोकार्डाइटिस। तो अब देखो एंडोकार्डाइटिस हमारे पास 3 टाइप के बैक्टीरिया करवा रहे हैं। विरिडियंस ग्रुप भी एंडोकार्डाइटिस करवा रहा है, एस जो बोविस इसको गैलोलिटिकस कहते हैं, ये भी करवा रहा है, और आपके पास जो आपका फिकैलिस है ये भी क्या करवा रहा था, एंडोकार्डाइटिस करवा रहा था। फिर ना अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, स्फेरिकल होता है, ये सारा कुछ बता दिया। अब आपके पास बचता क्या क्या, अब इसमें से ना आपने कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेप्टोकोकाई। अब इसमें कुछ होते हैं अल्फा हेमोलिटिक होते हैं, बीटा हेमोलिटिक होते हैं, कुछ आपके पास नॉन हेमोलिटिक होते हैं। तो जो आपके पास अल्फा हेमोलिटिक होते हैं ना, देखो अब अल्फा हेमोलिटिक आपके पास बैक्टीरिया थे, उनके आपने क्लोनिस करोगे, जब क्लोनिस करोगे ना आपको ग्रीन जोन मिलेगा अराउंड द क्लोनिस। आपने क्या किया है कि अल्फा हेमोलिटिक जो आपके पास होंगे, इसमें अल्फा हेमोलिटिक कौन से है, नमूनिया और विरिडियंस ग्रुप थे आपके पास, ठीक है। और ये फिकैलिस बोविस भी थे, अल्फा भी थे, बीटा भी थे। अब देखो जो अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होंगे, जब उनकी क्लोनिस ग्रो करवाएंगे तो उनके अराउंड आपको ग्रीन सा जोन मिलेगा। अब वो ग्रीन जोन आपको क्या बताता है कि रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस हुई है, बट इनकम्प्लीट लाइसिस हुई है एगर में, ठीक है। उस इनकम्प्लीट लाइसिस करवा कौन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करवा रहा है, जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर रहा है टू द बिलीवर्डिन। तो हो क्या रहा है बेसिकली आपके पास कि इनकम्प्लीट लाइसिस हो रही है, इनकम्प्लीट लाइसिस किसकी हो रही है, आरबीसीज की। कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो किसने प्रोड्यूस किया है, बाय बैक्टीरिया। वो क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन जो कि रेड इन कलर है उसको बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देती है जो कि ग्रीन इन कलर है। दैट्स वाई जो अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी जब कॉलोनी बनती है उनके अराउंड आपको ग्रीन सा एक जोन मिलता है, ठीक है। ये तो अल्फा हेमोलिटिक हो गया। मतलब हमने स्ट्रेप्टोकोकाई के लेंस फील्ड ग्रुप्स को एक दूसरे से अगर डिफरेंशिएट करना है हेमोलिसिस के बेस पे, तो हमें अगर ग्रीन जोन पता चलेगा तो पता चलेगा कि इन 4 में से कोई बैक्टीरिया पायजेनिस और गैलेक्टी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीटा हेमोलिटिक। जो बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें क्लियर जोन होता है उनके क्लोनिस, मतलब कोई कलर नहीं नजर आता, क्लियर एक उनके पास जोन होता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस हो गई है। अब वो रेड ब्लड की लाइसिस के लिए आके हीमोलाइसिस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स है हीमोलाइसिन, जिनको हम स्टेप्टोलाइसिन ओ एंड स्टेप्टोलाइसिन एस कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के केस में, ठीक है। हीमोलाइसिन होती हैं जिनको हम स्टेप्टोलाइसिन ओ एंड स्टेप्टोलाइसिन एस कहते हैं। अब कुछ होते हैं जो कि हेमोलिसिस करते ही नहीं है, वो उन्हें क्या कहेंगे, गैमा हेमोलिसिस, ठीक है, गैमा हेमोलिसिस कहेंगे।
अभी तो हमने बात कर ली कि हमने उनको आइडेंटिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द हिमोलिस। अब आ जाता है आपके पास जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ना, जैसे आपके पास एस्पारजिनिस है और आपके पास गैलेक्टी होते हैं। अब इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट एंटीजेंस ऑफ बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। जो बीटा हिमोलिटिक होते हैं सिर्फ उनके पास दो एंटीजेंस होते हैं, सी कार्बोहाइड्रेट होता है और एक एम प्रोटीन होती है। सी कार्बोहाइड्रेट एंड एम प्रोटीन। अब सी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब सी जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की जो है ना ग्रुप को डिटरमाइन करना है इसने, ठीक है। सी कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप याद रखो, जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे उसको इसने क्या करना है, उनके ग्रुप को डिटरमाइन करना है। देखो अब आपके पास अगर इस टेबल में देखोगे ना तो बीटा हिमोलिटिक आपके पास ग्रुप ए भी है और ग्रुप बी है। तो अगर आपके पास कोई अननोन बैक्टीरिया है, आपको नहीं पता कि ग्रुप ए से बिलोंग करता है ग्रुप बी से बिलोंग कर रहा है, तो आपने उसकी बीटा हिमोलिसिस कैसे चेक करनी है? उसका सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो होगा, सी कार्बोहाइड्रेट की बेस पर पता चलेगा कि वो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक है या ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक है, ठीक है। तो अब सी कार्बोहाइड्रेट आपके पास कहाँ पे होता है? इनकी सेल वॉल में होता है बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। इसकी जो एक जो इसमें अमाइनो ग्रुप होता है ना, वो ही डिटरमाइन कर रहा होता है इसकी स्पेसिफिसिटी, अमाइनो शुगर होती है। तो आपके पास सी कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल में होता है। सेल वॉल में अब इसकी जो अमाइनो शुगर होगा वो इसकी स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करती है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास ग्रुप ए था, ग्रुप ए में पायरोजेनिस आता है, ठीक है। ग्रुप ए को अगर हमने ग्रुप बी से डिफरेंशिएट करना है तो हम इस जो है आपके पास सी कार्बोहाइड्रेट के बेस पे करेंगे, क्योंकि दोनों के पास सी कार्बोहाइड्रेट की जो स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होगी। स्पेसिफिसिटी किस पे बेस कर रही है? अमाइनो शुगर। तो ग्रुप ए हो या चाहे ग्रुप बी हो, दोनों के पास सी कार्बोहाइड्रेट पर उनकी अमाइनो शुगर डिफरेंट है, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है या ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक है, ठीक है। सेकंड एंटीजन आ जाता है एम प्रोटीन। एम प्रोटीन आपके पास किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ पायरोजेनिस में होती है। ये भी याद रखना है, एम प्रोटीन पायरोजेनिस में होता है। ये भी आपके पास विरुलेंस फैक्टर होता है एस्पारजिनिस का। एस्पारजिनिस के दो विरुलेंस फैक्टर हैं, एक उसका एम प्रोटीन होती है और एक उसका कैप्सूल होता है। तो अपने एम प्रोटीन के बारे में याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एस्पारजिनिस में होती है और आपके पास एस्पारजिनिस की विरुलेंस फैक्टर होता है। अब आपके पास क्या एम प्रोटीन करती है? क्या एम प्रोटीन क्या करती है? जो एक सेल है ना, बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया के सेल के आउटर सरफेस से बाहर की तरफ प्रोट्यूड करती है। जब वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड करती है उसके सेल के आउटर सरफेस से, तो आपके पास फेगोसाइटोसिस जो होती है उसकी इनहिबिट करे। इसी वजह से हम एम प्रोटीन को कहते हैं एंटी फेगोसिटिक, ठीक है। क्योंकि फेगोसाइटोसिस को नहीं होने दे रही, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट ऑप्सोलाइजेशन नहीं होगी तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, इस तरह आपके पास रेजिस्ट करती है किलिंग को, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि ये विरुलेंस फैक्टर होता है फॉर एस्पारजिनिस, तो ऐसे एस्पारजिनिस जो एम प्रोटीन को नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि मेन इनका विरुलेंस फैक्टर ही एम प्रोटीन होती है। अब एम प्रोटीन के बारे में एक तो हमने ये बता दिया कि वो फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करते हैं। अगली चीज़ एम प्रोटीन की होती है ना, वही होती है किसके 100 सीरोटाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द एम प्रोटीन। मतलब आपके पास जो एस्पारजिनिस है ना उसके 100 सीरोटाइप्स है, क्योंकि उनके एम प्रोटीन के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं, जिनसे 100 सीरोटाइप्स बन गए। दैट्स वाई वो कह रहे थे कि मल्टीपल इन्फेक्शंस हमें हो सकते हैं एस्पारजिनिस। मतलब एस्पारजिनिस है एक स्पीशी, बट ये स्पीशी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट सीरोटाइपिंग। मतलब एम प्रोटीन के बेस पे 100 सीरोटाइप्स बनते हैं इसके। अब आपके पास आगे आ जाता है, अब जो एस्पारजिनिस होती है ना जो एम प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। देखो अब जो हमने पहले शुरू में मैंने आपको बताया कि जो एस्पारजिनिस है यही आपके पास रूमेटिक फीवर भी करता है, यही आपके पास जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी करता है। अब ये क्यों करते हैं? एम प्रोटीन की वजह से करता है, क्योंकि एम प्रोटीन इसका विरुलेंस फैक्टर है। इस विरुलेंस फैक्टर की वजह से ही इन्होंने क्या करना है, रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करना है।